हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इनकी कोचिंग क्लास में फिर से। हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अपना आप लोगों को पीडीएफ मिल गया है मेरे ख्याल से, तो पीडीएफ ओपन करें। सबसे पहले समझते हैं कि ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है ना। और आप लोग बहुत ही ज्यादा लकी हो, एक हिसाब से बताऊं तो जो स्टैंडर्ड में आप लोग जा रहे हो उस चीज का सिलेबस चेंज हो जा रहा है ना। आप लोग जब 10th में गए तो 10th का सिलेबस चेंज हो गया, 11th में गए तो 11th का सिलेबस चेंज हो गया, 12th में आए तो 12th का सिलेबस चेंज हो गया। बहुत ही ज्यादा लकी हो आप लोग तो। ठीक है, चलिए करते हैं। अच्छा, ये जो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, इसमें पढ़ेंगे क्या, सीखेंगे क्या? इसमें हम लोग सीखेंगे पार्टनरशिप का मतलब, पार्टनरशिप का फीचर सीखेंगे। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपको नहीं था 11th में, ये आपको 11th में नहीं था, 12th में है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। और क्या सीखेंगे इस चैप्टर में? प्रोविजन एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड में मतलब कि जो एग्रीमेंट करेंगे बिजनेस में वो एप्लीकेबल कौन कौन है, किसी के साथ भी कर सकते हैं क्या एग्रीमेंट नहीं, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। हाउ टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्या होता है, ऑलरेडी ऊपर हमने किया है, सो इसको रहने देते हैं। एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, जो हम लोग पहले से कर चुके हैं 11th में। और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसके बाद फाइनेंशियल रिजल्ट हमारे जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, द इंपॉर्टेंस नहीं। तो जो आज के दिन हम लोग कवर करेंगे ना, आज के दिन वो हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ये दो चीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए टेक्स्ट बुक देखिए आप लोग अपना पीडीएफ में। तो आप लोगों का जैसे मैं चैप्टर ओपन करता हूँ, देखिए इसको ना, ये चैप्टर में ना दो चीजें दी है, एक तो थ्योरी और दूसरा आपका प्रैक्टिकल है। तो सबसे जो पहले हम लोग थ्योरी समझ लेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल का सॉल्व मैकेनिज्म का काम बाद में करेंगे। पहले वो ये देख लेते हैं, थ्योरी देख लेते हैं। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया है, क्या दिया है? पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन coming together to carry on a business with a view to share profit and loss of firm। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया है डेफिनेशन और मीनिंग, कि दो इंसान आते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करने के लिए, और क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन दिया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या दिया है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये क्या है? अच्छा, ये गाइडलाइंस है। ये क्या है कि मतलब जो पार्टनरशिप रहेगा वो कैसे रहेगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें फॉलो करनी, क्या क्या चीजें फॉलो नहीं करनी है, वो इसमें पढ़ेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप आईपीए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत 1932 के तहत इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड to share profit of business carried by all by any one of them acting for all। मतलब क्या कि यहाँ पे A and B अलग अलग इंसान है, जब ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों क्या करेंगे? मिल जाएंगे आपस में, ये दोनों क्या करेंगे? मिल जाएंगे आपस में, तब क्या क्रिएट हो जाएगा? पार्टनर। पार्टनर कौन सा? बिजनेस के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? बिजनेस के लिए यहाँ पे पार्टनर चाहिए। बिजनेस में पार्टनरशिप करना, ना कि कोई और पार्टनर चुनना है, ठीक है। तो जब ए एंड बी दोनों आएंगे, इसलिए बिजनेस को हेल्पफुल करने के लिए, खुद को कमाने के लिए यहाँ पे आएंगे, तब क्या करेंगे? इन लोग पार्टनरशिप करेंगे आपस में, ठीक है। उसके बाद फीचर्स देखते हैं। फीचर्स में जो पहला पॉइंट दिया आप लोगों का, एग्रीमेंट। क्या दिया है? एग्रीमेंट। अच्छा, एग्रीमेंट का पहले यहाँ पे पढ़ लेते क्या बोला है। पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, है ना। क्या बोला है
कि पार्टनरशिप को क्या करना चाहिए, पहले एग्रीमेंट करना चाहिए, इट विल बी रिटर्न और ऑर्डर। अच्छा ये क्या, अच्छा एग्रीमेंट कैसे होता है पहले वो देखिए, एग्रीमेंट क्या होता है पहले वो समझिए। यहाँ पे दो बंदे हैं, कौन कौन सा, ए नाम का और बी नाम का, ठीक है, ए नाम का और बी नाम का। ए ने बी को क्या किया, प्रॉमिस किया, ए ने बी को क्या किया, प्रॉमिस किया कि मैं तुझे बर्थडे पे गिफ्ट दूंगा। क्या बोला, मैं तुझे बर्थडे पे गिफ्ट दूंगा। तो बी ने क्या बोला, ठीक है अच्छी बात है देना। ए क्या हो गया, एग्री हो गया। इसने दिया है क्या अभी तक, नहीं, ओरली बोला है, मुंह से बोला है। अच्छा मुंह से बोलेंगे तो भी एग्रीमेंट हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। यदि इसने हाँ बोल दिया, यस बोल दिया है बी ने कि ठीक है, तो एक तरह का एग्रीमेंट होता है। क्या होता है वो, एक तरह का एग्रीमेंट होता है। अच्छा इसे कौन सा एग्रीमेंट बोलेंगे, ओरल एग्रीमेंट, मुंह से बोल के। ए ने क्या बी ने क्या लिखवा लिया, नहीं भाई तूने बोला है तो दे, कहां से देगा मुझे नहीं पता, तूने बोला है कि मेरे बर्थडे पे तू देगा तो देगा, ऐसा कुछ है नहीं। ये क्या है, ओरली बोला है, रिटर्न नहीं। ये क्या हो गया, ओरली, ओरल, ये भी एक तरह का एग्रीमेंट। अच्छा मैं आप लोगों को बोला, मैंने आप लोगों को बोला कि क्या बोला यार, चलो मैंने आप लोगों को बोला कि मैं आप लोगों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद बहुत सारा गिफ्ट देने वाला हूं। क्या बोला, लॉकडाउन खत्म होने के बाद बहुत सारा आप लोगों को गिफ्ट देने वाला हूं। सर ये एग्रीमेंट होगा, हाँ जी बिल्कुल एग्रीमेंट होगा। आपने बोला ठीक है सर, ठीक है मान लिया आपने, लॉकडाउन के बाद हमें क्या करने वाले हो, गिफ्ट देने वाले हो बहुत सारे अलग अलग। तो ये भी एक तरह का क्या है, एग्रीमेंट है। क्या है, एक तरह का एग्रीमेंट। ये कौन सा एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट। आगे बढ़ते हैं। A written agreement prepared so that it can be used as a proof in a court of law. Such written agreement is known as partnership deed. अच्छा सोचो, ए ने बी को अब क्या क्या दोनों मिलकर क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। किस चीज का, मोबाइल शॉप का बिजनेस करना चाहते। चलिए देखिए, ये हमारा पुराना वाला शॉप याद ही होगा आप लोगों को, है ना, मोबाइल शॉप। कौन सा शॉप है, मोबाइल शॉप है। किसका है, ए एंड बी मोबाइल शॉप, है ना। ये इनको क्या करना है, बिजनेस करना है। क्या करेंगे इन लोग, एग्रीमेंट करेंगे, बोलेंगे भाई ऐसा ऐसा है, तू इतना पैसा लाना, मैं इतना पैसा लाएंगे, और क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बी ने बोला ठीक है अच्छी बात है, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, रेडी हूं मैं। तो ये भी क्या होगा, एक तरह का एग्रीमेंट होगा। अच्छा ये किस तरह का एग्रीमेंट हो, ओरल बोला है ना, लिखवा के लिए है क्या, नहीं ना, लिखवा के नहीं लिया है ना, तो ये क्या है, ओरली एग्रीमेंट है। अब लिखवा के कब होगा, जब ए बोलेगा बी बोलेगा भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होएगा, हम क्या करेंगे, आप मुझे लिख के दो, एग्रीमेंट करके दो, अपना साइन करके दो कि जितना भी प्रॉफिट होएगा, जितना भी लॉस होएगा, दोनों का बराबर होएगा, या फिर हमारे बीच में का जो रेशियो रहेगा उसके हिसाब से होएगा। तो क्या होएगा, रिटर्न होएगा। वो क्या होएगा, रिटर्न एग्रीमेंट होएगा। अच्छा सर ओरली बेटर है कि रिटर्न बेटर है, मेरे हिसाब से आप लोगों को ओरली ना करके रिटर्न एग्रीमेंट करना चाहिए। जबान का वैल्यू नहीं होता है, जबान का वैल्यू नहीं होता है। आज कुछ भी बोलेगा तो कुछ भी होगा, लेकिन आपके पास रिटर्न रहेगा तो वो ज्यादा बेटर। आप क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो, कोर्ट में आप क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ केस कर सकते हो। लेकिन आप लोगों ने क्या ओरली डिस्कस किया था, हमारा इतना प्रॉफिट रहेगा, तेरा इतना प्रॉफिट रहेगा, मेरा इतना प्रॉफिट रहेगा, और समझो मान लीजिए, देखिए एग्जांपल, ए ने क्या बोला कि बिजनेस में जो भी मोबाइल शॉप में प्रॉफिट होएगा वहां का 50% तू ले लेना और 50% मैं ले लूंगा। किसने बोला, ए बोला। क्या बोला, 50% तू ले लेना प्रॉफिट का, 50% मैं ले लूंगा। लॉस भी 50% तेरा, प्रॉफिट भी मेरा, लॉस भी 50% मेरा, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो इसका 50% और इसका 50, दोनों का 50-50 रेशियो है ना, इक्वल रेशियो, ठीक है। ये क्या हुआ, ओरल एग्रीमेंट हुआ था। अब तक प्रॉफिट हुआ, कुछ साल बीत गए, मोबाइल शॉप का धंधा अच्छा चला, इनको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, समझो लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो बी ने बोला भाई 50,000 रुपए मेरे जेब में डाल दो। ये बोलता है नहीं, मैं अपने जेब में 70 डालूंगा, तेरे जेब में 30 डालूंगा। बी को गुस्सा आ गया, क्यों भाई, इक्वल रेशियो की बात हुई थी, तो आप अब क्यों बदल रहे हैं। तो बोलते हैं नहीं, हमने बात ऐसी की थी, हमने क्या बात हुई थी, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि मैंने 7:3 का बात की, मतलब 70:30, 70-30 की बात की थी, 70-30 की बात की थी, 70% मेरा, 30% तेरा। ये बदल रहा है, ये
बदल रहा है, अपनी बातों से डगमगा रहा है। तो बी ने क्या बोला, मैं आपके खिलाफ क्या करूंगा, केस करूंगा, आपके खिलाफ क्या करूंगा, केस करूंगा। कहां पे, कोर्ट में केस करूंगा। ए और बी गए दोनों, ए और बी कहां गए, कोर्ट में गए। बोले भाई साहब मैं आपके खिलाफ क्या करूंगा, इनके खिलाफ क्या करूंगा, केस करूंगा। कोर्ट में गए, बोले जैसा हमने क्या किया था, 50-50 का रेशियो लिया था, 50-50 का प्रॉफिट का रेशियो लिया था। लेकिन ये तो मान ही नहीं रहे, बोलते मैं 70 लूंगा तो 30 लूंगा, झूठ बोल रहा है, गीता पे हाथ रखा गया फिर भी नहीं मान रहे। तो क्या ये केस आप लोग लड़ सकते हो, ओरली रहेगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं, आपसे केस लेगा ही नहीं। क्या चाहिए रहता है हमारे कानून में, सबूत चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है, सबूत। आपके पास सबूत है, जज साहब पूछेंगे आपके पास कुछ सबूत है, नहीं है ना। लेकिन आपके पास रिटर्न किए होते, रिटर्न एग्रीमेंट किए होते तो आपके पास सबूत होता, हाँ जी हाँ जी आपके पास, हमारे पास क्या है, सबूत है कि इन्होंने साइन किया है कि 50-50 रेशियो होएगा, ना कि 70-30 का होएगा। तो रिटर्न जो होएगा, रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है, ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, ये तो फीचर्स का पहला पॉइंट हो गया, फीचर्स का पहला पॉइंट हो गया, क्या हो गया, एग्रीमेंट पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा है, नंबर ऑफ पार्टनर। अच्छा सर नंबर ऑफ पार्टनर देखिए पहले पढ़ लीजिए, देखिए क्या बोला है, मिनिमम 2 पार्टनर आर नीडेड टू स्टार्ट पार्टनरशिप फर्म एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर आर 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2030 अमेंडमेंट इन 2014। अकॉर्डिंग टू एक्ट 2030 के हिसाब से क्या होना चाहिए, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50, कम से कम 2 मेंबर और ज्यादा से ज्यादा 50 होना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर अकेले पार्टनरशिप कर सकते, नहीं, अकेले क्या अपने परछाई से करोगे, नहीं, हमेशा पार्टनरशिप 2 लोगों के बीच में होता है। ठीक है। अच्छा सर ये समझ गए, 2 लोगों में करेंगे तो मिनिमम है। और 50 का क्या सर, 50 का कुछ ऐसा है, पहले का जो था आपके पहले के सिलेबस में जो था वो 10 और 20 का था, मतलब पब्लिक में अलग और गवर्नमेंट में अलग होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू 2030 एक्ट ए के पास, सॉरी मेरा मतलब है कि अकॉर्डिंग टू 2030 मैक्सिमम ज्यादा 50 मेंबर होने चाहिए पार्टनरशिप में, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मिनिमम में 2 मेंबर काफी, कम से कम 2 मेंबर तो चाहिए ही चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म में, नहीं तो पार्टनर कैसा, अकेला इंसान का नहीं था, सोल प्रोप्राइटर होता, 2 जन कर रहे तो पार्टनरशिप होएगा। अच्छा सर मुझे 50 लोग से ज्यादा एडमिट करना हो तो बड़ा शॉप है, बहुत बड़ा शॉप है, तो क्या करेंगे, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में कर लो, जॉइंट स्टॉक कंपनी में कर लो आप लोग, है ना। ठीक है। अच्छा लॉफुल बिजनेस, नेक्स्ट कौन सा आपका, सर ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब लॉफुल बिजनेस समझते, क्या समझते, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल मतलब क्या, कानूनी सही होना चाहिए। देखिए पहले पढ़ लेते हैं, बिजनेस अंडरटेकिंग बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। अच्छा पार्टनरशिप किया, ए एंड बी ने क्या किया, मोबाइल शॉप ओपन किया था, है ना, मोबाइल शॉप ओपन किया था, दोनों का बिजनेस अच्छा चला, चलिए। अच्छा ए और बी यहाँ पे क्या होएगा, किडनैपिंग का करेंगे पार्टनरशिप चलेगा, नहीं चलेगा। दोनों मिलके चोरी करेंगे चलेगा, नहीं चलेगा। लीगल होना चाहिए, हमारे कानून के तहत आईपीए 2030 के तहत, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत आप जो करोगे लीगल होना चाहिए, कानून के नजर में सही होना चाहिए, ना कि किडनैपिंग करोगे दोनों मिलके। सर पार्टनरशिप ही तो कर रहे दोनों मिलके, चोरी तो कर रहे, नहीं गलत है, लीगल होना चाहिए। जो भी आप करोगे क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ना कि वो इलीगल होना चाहिए। चोरी करना पाप है, किडनैपिंग करना पाप, ये सब आप लोगों को नहीं करना है। जो सही है, जो सही बिजनेस करो, मोबाइल का शॉप ओपन करो, बड़ा कंपनी खोलो, क्लास खोलो, कुछ भी करो, लेकिन आप लोगों को इलीगल काम नहीं करना है। It cannot undertake business which is not allowed by state, मतलब एक कंट्री अलाउ आपको नहीं करती इलीगल काम के लिए। The definition of partnership does not permit any illegal business, आपको कोई भी इलीगल बिजनेस ना करके कुछ भी लीगल कर सकते, लीगल आप कुछ भी करो, इलीगल कुछ नहीं करना है, नहीं तो डायरेक्ट जेल में जाओगे। उसके बाद आप लोगों का क्या है, 4th पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन लॉसेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन लॉसेस देखिए इसको पढ़ते हैं। The purpose of partnership is to earn maximum profit. The purpose of partnership is to earn maximum profit. देखिए कोई भी इंसान का यही मोटिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, कमाए। तो यहाँ पे पार्टनरशिप भी इसीलिए होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कमाई होना चाहिए, है ना। पार्टनर हैव टू शेयर प्रॉफिट लॉस अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन द
agreement, if the agreement is silent about the ratio, then the profit and loss sharing will be equal. अच्छा सर, ए और बी ने क्या किया था, एग्रीमेंट किया था 50-50 का रेशियो ना, लेकिन माने नहीं उन लोग ने, खत्म हो गया, लॉस बी का हुआ क्योंकि उसने उनको रिटर्न एग्रीमेंट करना चाहिए था, उसने तो ओरली मान लिया, गलत है वो। अब देखिए फिर से एक बार, ए और बी है ना, दोनों ने बोला भाई हाँ भाई चलिए बिजनेस करेंगे, स्टार्ट करेंगे ना, तो इन्होंने एग्रीमेंट किया, ओरली बोल दिया हाँ भाई, तो वो भी एक तरह का एग्रीमेंट है, बोल दिया मुंह से, तो वो भी एक तरह का एग्रीमेंट, पहले बता दिया आप लोगों को, है ना। ए ने बी को बोला चलो भाई हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस करते हैं, और जब प्रॉफिट हुआ, एक साल के बाद जब प्रॉफिट हुआ, तो ए ने क्या बोला भाई, ए ने क्या बोला कि सारा प्रॉफिट मेरा है, तो बी बोलेगा मैं क्या यहाँ पे बैठने आया था, मैं भी तो तेरे साथ काम कर रहा था, बोलेगा नहीं मैं पूरा प्रॉफिट मैं लूंगा, पूरा प्रॉफिट 100% पूरा प्रॉफिट मैं लूंगा, तू कुछ नहीं लेगा, तो ऐसा चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो क्या करेगा बी, क्या करेगा, तो इसके लिए भी एक कानून है। अब बी बेचारा अकेले पड़ गया, केस करेगा, तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पे कुछ सबूत है, ना तो ए के पास कोई सबूत है, ना तो बी के पास सबूत है, तो क्या करेगा, दोनों को 50-50 रेशियो में आ जाएगा, मतलब क्या, दोनों को इक्वल रेशियो में, 100 रुपए कमाएंगे तो 50 रुपए इसका, 50 रुपए इसका, तो क्या होना चाहिए, दोनों को इक्वल हो जाएगा, इसीलिए क्या होना चाहिए, आपके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, joint and several, that example partner are liable till the last rupee in their packet. So if asset of business is not sufficient to pay liability, then personal profit partner can be used. If any one of the partner is declared is insolvent, then his liability will be borne by the solvent partner. देखिए ए और बी ने क्या शुरुआत किया था, बिजनेस शुरुआत किया था किसका, मोबाइल शॉप का, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, अपने मोबाइल शॉप को कहां से आया था भाई, इनके पास पैसे पब्लिक से लिया था ना, पब्लिक से लिया था, पार्टनरशिप चालू करने के लिए बहुत बड़ा कंपनी खोला इन्होंने, है ना। इन्होंने पार्टनरशिप से क्या लिया था, पब्लिक से पैसे लिए थे, बैंक से पैसे लिए थे, लेकिन इनका कंपनी लॉस में चला गया, एक साल हो गया, कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं, क्या हो गया, लॉस में चला गया। भैया जब लॉस में चले जाएगा तो क्या करेगा वो, जिसको पैसा जो आपसे उधारी, जिसने आपको उधारी में पैसा दिया था, बैंक वालों ने या फिर आपके दोस्तों ने, उन लोग पैसे नहीं मांगेंगे आपसे, मांगेंगे ना सर, क्यों नहीं मांगेंगे, जरूर मांगेंगे, उनको देना भी चाहिए, सही बात है, सही बात है, लेकिन आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया आपका, तो कहाँ से दोगे, आपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी खरीदा था, आपके पास जो कंपनी था मोबाइल शॉप का बहुत बड़ा, वो तो लॉस में चला गया, तो क्या करोगे, सर हमारे पास जो एसेट उसको बेच देंगे, मोबाइल शॉप को बेच देंगे, और जो प्रॉफिट कम पड़ गया आपका जो शॉप था वो कम पड़ गया, आपका जो लायबिलिटी है कुछ, आपका पूरे कंपनी का प्रॉफिट सब मिला करके आपका समझ लो 20 लाख रुपए था, कितना था, 20 लाख रुपया हो रहा है, जबकि आपके ऊपर लायबिलिटी है 50 लाख का, कितने की लायबिलिटी, 50, मतलब कितना कम पड़ रहा है सर, 30 लाख कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, 30 लाख, ओके। तो देखिए जो आप लोगों का 30 लाख पड़ रहा है, वो कहां से पे करेंगे, कहां से पे करेंगे, वो 30 लाख आप लोग कहां से पे करोगे, आपको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से पे करना पड़ेगा। सर पर्सनल प्रॉपर्टी से क्यों पे करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो आप प्रॉफिट का था वो भी तो आप लोग ले रहे थे। सर तो मैं ये बोलता है मैं नहीं भरूंगा, बी भरेगा, बी क्यों भरेगा, आपको भी भरना पड़ेगा, आप दोनों ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, भले उसने लॉस में लेके गया आपको कंपनी, लेकिन भरोगे आप लोग दोनों, तो कहां से भरोगे, आपका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसे बेचोगे, आपका घर, दुकान, गाड़ी, बंगला सब बेच दो, ठीक है, सब बेच के क्या किया जाएगा, आपसे वसूला जाएगा पूरा का पूरा प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट है क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गया हमारा, रजिस्ट्रेशन समझते, क्या समझते हैं, ए भी हो गया, अब ये समझते हैं, ये भी हो गया है, ये समझते हैं रजिस्ट्रेशन। अच्छा रजिस्ट्रेशन क्या होता है ना, ये हमने यहां तक तो कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ पॉइंट, ये 5 पॉइंट। अब समझते हैं रजिस्ट्रेशन, क्या समझेंगे आप रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है,
उसमें हम क्या करते हैं, हम खुद को बताते हैं, किसको, गवर्नमेंट को, कि हमने क्या किया है, पार्टनरशिप किया है आपस में। अच्छा, रजिस्ट्रेशन और एग्रीमेंट में बहुत डिफरेंस है। एग्रीमेंट हम आपस में कर लेते हैं, ओरल और रिटन होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ओरल नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन रिटन ही होता है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रिटन ही होता है। अच्छा, आप पहले देख लेते हैं क्या है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म is compulsory only the state of Maharashtra with effect from 1st April 2015। देखिए पहले रजिस्ट्रेशन क्या होता है वो समझिए। देखिए रजिस्ट्रेशन का सिंपल मतलब ये है कि हम खुद को क्या करते हैं, बताते हैं गवर्नमेंट को, अपने बारे में बताते हैं कि इस जगह पे, इस पते पे हमने क्या किया, हमारा पार्टनरशिप फर्म खोला है। किसको बताते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं। ओके, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। कहां पे, महाराष्ट्र में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। अच्छा, बाकी स्टेट में भी कराना पड़ेगा? नहीं, बाकी स्टेट में नहीं कराओगे तो भी चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में आपको कंपलसरी ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कब से चालू होता है, तो महाराष्ट्र में पहले नहीं होता, लेकिन 1 अप्रैल 2005 से क्या करना पड़ा, महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो गया। According to Indian Partnership Act 1932, IPA 1932, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IPA। ओके, registration of partners form is optional. It means a firm may or may not be registered। क्या ये ऑप्शनल? अच्छा, महाराष्ट्र में कंपलसरी, महाराष्ट्र के अलावा कहीं पे भी और करेंगे, अपना पार्टनरशिप खोलेंगे तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। आपको कराना है तो कराओ, नहीं कराओगे तो कोई बात नहीं है, ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि नहीं हमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए तो कराइए, नहीं तो मत कराइए, लेकिन महाराष्ट्र में आपको कराना ही है। ओके, registration of firm merely certificate exists and is process of entering the name of partnership firm in the register of registrar। अच्छा, रजिस्टर और रजिस्ट्रार में क्या फर्क है? देखो, जो आपका इंफॉर्मेशन लिखता है, जो आपका इंफॉर्मेशन लेता है, उसको रजिस्ट्रार, जो आपका रजिस्टर करता है ना आपके बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन देते हो आप ऑफिस में जाकर, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार। और किस में रिकॉर्ड करते हो? अपने रजिस्टर में, आपके बारे में। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के पास आपका क्या होता है, आपके बारे में क्या होता है, उनको जानकारी होती है। ठीक है। अच्छा, अब जॉइंट ओनरशिप मैनेजमेंट क्या है? अब जॉइंट ओनरशिप मैनेजमेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन समझ गए। अब जॉइंट ओनरशिप मैनेजमेंट क्या है? देखिए, ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, सो नो पार्टनर कैन यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। हमारा मोबाइल का शॉप था, याद है आप लोगों को, है ना, ANB का क्या है, मोबाइल का शॉप है। तो उसके अंदर जो भी है, उसके अंदर जो भी सामान है वो सब किसका है? सबका है। उसका ए का भी है और बी का, ए का भी है, बी का, दोनों का है ना, दोनों का है। तो उसका जो ओनर है, ओनर मतलब कौन, ए और बी दोनों ओनर होंगे। इसके मतलब मालिकाना जो हक है, जो भी प्रॉपर्टी है उसमें क्या है, दोनों का है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए उन्होंने एक पर्सनल ऑफिस ओपन किया है। क्या किया है, ANB ने क्या किया है, पर्सनल ऑफिस ओपन किया है, और उन्होंने परचेज किया उसके लिए एक लैपटॉप। क्या परचेज किया है, लैपटॉप। ठीक है, तो वो लैपटॉप के ऊपर गेम खेलेगा या फिर टाइम पास करेगा, यूट्यूब चलाएगा, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, वो किस लिए किया है, बिजनेस के पर्पस से, उसके ऊपर वर्किंग करने के लिए। आपके पर्सनल का है क्या? नहीं, वो आपका पर्सनल नहीं, ये पर्सनली नहीं ले सकता, बी भी पर्सनली नहीं ले सकता। ये किसका है, ये पूरे बिजनेस का, मतलब ANB दोनों का है। इसका मालिक कौन होगा, ANB दोनों होंगे, मतलब जो दोनों का है, जॉइंट ओनरशिप है। ये भी इसका मेरा कहने का सिंपल मतलब ये है कि उसके अंदर का जितना भी एसेट रहेगा सब दोनों में ही रहेगा, दोनों का रहेगा। वो उसको पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकता, मतलब वो लैपटॉप को उठा के घर पे लेके जाएगा, यूज करेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। वो उसको सिर्फ बिजनेस के पर्पस से ही यूज करना है। ओके, देखिए आगे लिखा हुआ है, सो नो पार्टनर कैन यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज, ऑल पार्टनर हैव इक्वल राइट इन मैनेजिंग द फर्म। अच्छा, मैनेज कौन करेगा बिजनेस, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। ये को ANB हमारे कौन है, दोनों जन क्या कर रहे थे, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे थे, है ना। तो सपोज 2 से भी ज्यादा कर सकते बिजनेस, पार्टनरशिप का बिजनेस जरूरी नहीं, 2 कहां तक कर सकते हैं, 50 तक कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल 2 लोगों का एग्जांपल ले रहे हैं, A एंड B का, है ना। तो यहाँ पे जो मैनेज करेगा वो कौन करेगा, ANB दोनों करेगा, डिपेंड करता है। अच्छा, B को मन करता है कि नहीं, मैं मैनेज नहीं करूंगा, बस क्या करूंगा, पैसे दूंगा, इन्वेस्ट नहीं करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, सॉरी मेरा कहने का मतलब इन्वेस्ट करूंगा बट काम नहीं करूंगा, ऐसा कहना रहेगा। तो क्या देखिए, जॉइंट ओनरशिप मैनेजमेंट क्या होगा,
कि ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। मतलब क्या कि जो प्रॉपर्टी है उसके ओनर कौन है, दोनों रहेंगे, ए भी रहेंगे और बी भी रहेंगे। ए बी कौन है हमारा, जिसका हम एग्जांपल में लिए है ना। सो नो पार्टनर कैन यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। तो मोबाइल का शॉप है उसका, तो क्या उसमें से एक मोबाइल रोज निकाल के लेके जाएगा, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। वो बिजनेस का है, दोनों का है, अकेले कैसे ले जा सकते हो आप, है ना। ठीक है, all partner have equal right in managing the firm, so all partner are jointly responsible for the management of firm। और यहाँ पे जो मैनेज करेगा, यहाँ पे दोनों को करना है, लेकिन डिपेंड करता है उनके ऊपर। उनका कहना है यदि ए को करना है, बी नहीं मैनेज करना है, बी सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहेगा और उससे मैनेज से मतलब नहीं, तो ऐसा कर सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल सब होएंगे, ए भी रिस्पॉन्सिबल होएगा और बी भी रिस्पॉन्सिबल होएगा। प्रिंसिपल और एजेंट क्या होता है, देखिए वो देखते हैं। अब क्या होता है प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है वो देखते हैं। देखिए ईच पार्टनर वर्किंग टू फुल कैपेसिटी, प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट, ए पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विद आउटसाइडर एंड विद अदर पार्टनर टू एक्ट एज एन एजेंट। देखिए प्रिंसिपल और एजेंट क्या होगा यहाँ पे, सपोज मान लीजिए ए एंड बी, ये दो बंदा है, तो यहाँ पे जब ए प्रिंसिपल रहेगा तो बी एजेंट का काम करेगा। अब प्रिंसिपल क्या करता है, प्रिंसिपल कमांड करता है, मतलब जो कुछ ए कहेगा, जो कुछ ए कहेगा बी को, उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्या करेगा, फॉलो करेगा। इस केस में क्या होगा, ए क्या कौन होएगा, प्रिंसिपल होएगा और बी कौन होएगा, एजेंट होएगा, है ना। देखिए एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे आप मान लीजिए आप घर में बड़े हैं, किसी को आपने कुछ कमांड बोला, जैसे कि आपने बोला जाओ वहां से कुछ सामान लेकर आओ दुकान से, है ना। क्या बोला आपने कि जाओ दुकान से कुछ मेरे लिए लेकर आओ, तो यहाँ पे आप क्या होगा, प्रिंसिपल होएगा, और जो जा रहा है आपका जो कमांड फॉलो कर रहा है कौन होएगा, एजेंट होएगा। सेम चीज यहाँ पे हमारे दो पार्टनर कौन है, ए एंड बी, दोनों पार्टनर है। तो ए कुछ भी कमांड करेगा और बी उसको फॉलो करेगा, तो ए कौन कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा, और बी कौन कहलाएगा, एजेंट कहलाएगा, है ना। तो डिपेंड करते हैं, कभी ए भी एजेंट हो सकता है, ए भी प्रिंसिपल हो सकता है। अच्छा, तो सपोज ऐसा मान के चलिए कि बी एजेंट है, कुछ गड़बड़ कर दिया, तो वो सिर्फ इसको ही उसके ऊपर ही नुकसान होगा, नहीं, पूरे ए एंड बी दोनों का नुकसान होगा वहां पे। ओके, प्रिंसिपल एंड एजेंट क्लियर। अब डिसोल्यूशन समझते हैं। अ पार्टनरशिप firm can be dissolved through agreement between the partner. A partnership firm can be dissolved through agreement between the partner. देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज ए एंड बी हमारे दो है ना, दो जन जिसके ऊपर हम एग्जांपल, ए एंड बी कौन है, दोनों पार्टनर है ना। तो कुछ समझो प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ और इन दोनों का मन है कि क्या मन इन लोगों का कि हम छोड़ दे, बंद कर दे। डिसोल्यूशन मतलब क्या, छोड़ देना, मतलब टूट गया किसी कारण की वजह से, उन्हें बंद करना पड़ रहा है कंपनी। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ईच पार्टनर, सॉरी डिसोल्यूशन, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू एग्रीमेंट। मतलब क्या, ए एंड बी क्या होंगे, दोनों एग्री होंगे, ठीक है भाई बंद कर देते हैं, अभी मेरा भी मन नहीं है, तेरा भी मन, तो इसे क्या कहेंगे, विद एग्री, मतलब दोनों एग्री करके डिसॉल्व कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। या फिर इफ अ पार्टनर वांट टू क्लोज द फर्म, ही कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग 14 डे नोटिस। या फिर ये का मन है कि नहीं मुझे छोड़ के जाना है, तो जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। The firm can also be dissolved if a partner die or retire, become insolvent or insolvent। या फिर जो ए है, बी किसी कारण की वजह से मर जाता है, तो भी उसे क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म बंद करना पड़ेगा, या फिर उनके बंद करना पड़ेगा। या फिर ए को कुछ हो जाता है तो भी, या फिर वो अपने क्या बोलते हैं मेंटली सही ना हो तो भी उसे फिर क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप बंद करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम पार्टनरशिप डील करेंगे। थैंक यू।